नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग जारी है उससे जुड़ा हुआ ये अब तक का सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट है। आप इस डेवलपमेंट की हेडलाइन पर नजर डालें, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। ये वो हो रहा है जो हैरान करने वाला है, अप्रत्याशित है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि सीएनएन का रिपोर्टर, अमेरिकी चैनल सीएनएन, उसका रिपोर्टर ईरान के अंदर इंटर कर जाए, इस वक्त में इंटर कर जाए जब ईरान में डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं, जब एक भी नागरिक अमेरिका का ईरान के भीतर ना है ना आ सकता है, जब खाड़ी देशों में जहां जहां भी अमेरिका के दूतावास हैं, अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, वहां लगातार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे हैं, जब ईरान का शाहिद ड्रोन जो है वो साइप्रस में जाकर के ब्रिटिश अड्डे पर अटैक कर रहा है और तमाम आसपास के कुवैत में, बहरीन में, इसमें यूएस के अड्डों पर अटैक कर रहा है, उस दौर में ये खबर जो आई है ये हैरान करने वाली है। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है CNN enters Iran as conflict with US and Israel वाइडेंस। मतलब जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, CNN का रिपोर्टर ईरान के भीतर चला गया है। सोचिए, क्या ये हो सकता है? और अगर ये हुआ है तो पीछे क्या हुआ है? कौन सा खेल हो चुका है? कौन सी डील हो चुकी है? इस अमेरिका, ईरान, इजराइल वार की कुंजी इस खबर में छिपी हुई है। अगली कहानी देखिए। इसके बाद ये देखिए, वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, सीएनएन के रिपोर्टर की तस्वीर है। सीएनएन के सीनियर इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनकी ये तस्वीर है। और बड़ी बात है, इसमें लिखा अ वीजा टू कम हियर, मतलब वीजा दिया गया है। ईरान की सरकार सीएनएन को वीजा दे रही है, वो सरकार जिसके सर्वोच्च नेता को कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के मार गिराया है, जिसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप अमेरिका ने साफ कर दी है, जिसकी IRG यानी कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके कमांडर को अमेरिका ने खत्म कर दिया है, जिसके डिफेंस सेक्रेटरी को अमेरिका ने खत्म कर दिया है, इजराइल ने मिटा दिया है। पूरी जो डिफेंस से लेकर के और पॉलिटिकल अफेयर्स की लाइन थी वो हटा दी है अमेरिका ने। वो सीएनएन के रिपोर्टर को वेलकम कर रहा है कि आप हमारे सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब अगली कहानी देखिए। बड़ी बात यह है कि ये जो परमिशन दी गई है, बाकायदा सीएनएन ने बहुत ही ज्यादा प्रचार के साथ में, बहुत ही ज्यादा आप जिसे कह सकते हैं गर्व के साथ में इसको सोशल मीडिया पे रखा भी है। और उसमें लिखा भी है कि सीएनएन तेहरान में प्रवेश कर रहा है ऑन हिज वे टू ईरान कैपिटल। और ये जो सीएनएन का रिपोर्टर है, ये सबसे अहम बात यह है कि जिस रास्ते से इंटर कर रहा है वहां रास्ते भर में बैलिस्टिक मिसाइलों के, ड्रोन के अटैक की आवाजें भी आ रही हैं बैकग्राउंड में। उस बीच में सीएनएन का रिपोर्टर एंटर कर रहा है उस ईरान में जहां आलम यह है कि ईरान के नागरिक किसी भी अमेरिकन को देख ले तो इस समय की जो स्थिति है कभी भी उसकी जान पर बना सकती है। ईरान की सरकार ने न सिर्फ वीजा दिया है बल्कि फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी रहेगा जैसे ही ये रिपोर्टर ईरान में इंटर करेगा। अब आप सोचिए ये कैसे हो रहा है। आखिरकार ये फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं उस रिपोर्टर की आपको। आखिरकार अली खामेनेई के कत्ल के बाद ईरान में क्या बदला है? देखिए, एक बात समझने वाली होगी, ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है आज की तारीख में? ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत है बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि ईरान की नेवी लगभग नष्ट हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने पिन पॉइंटेड अटैक किया है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है लगभग। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ईरान के एयर स्पेस में अमेरिका या फिर इजराइल का कोई भी लड़ाकू विमान घुसता है या उनकी कोई भी मिसाइल आती है तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अगर काम करता तो उनको मार के गिरा देता। लेकिन उस एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने। और इसीलिए अब स्थिति ये हो गई कि ईरान के एयर स्पेस में घुस करके अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहे हैं। अब ईरान के पास ताकत क्या है? ईरान के पास ताकत है बैलिस्टिक मिसाइल। एक अनुमानित संख्या है कि 2500 से 3000 तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास हैं, जो बड़ी ताकत है। और ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मार भी रहा है। लेकिन फैक्ट ये कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेसिटी है मारने की, उसमें खासी गिरावट आई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि 70% ये कम हुआ है। जो पहले दिन जब अटैक जिस दिन शुरू हुआ उस दिन जो ईरान की ओर से
प्रतिरोध था उससे 70 से 80% अब गिर गया है। दो वजह हो सकती है। पहला ये कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का बहुत ही लिमिटेड जखीरा है, 2,500 से 3,000 के बीच में, और उसमें से एक अंदाजे एक अनुमान की अगर माने तो 700 से 750 के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान मार चुका है। अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो जाती है तो ईरान की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी और ये लड़ाई लंबी लड़नी है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि लंबी लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को स्केलेट करके अमेरिका और इजराइल के साथ साथ में जो आसपास के जो गल्फ के देश हैं, गल्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के GCC के जो देश हैं, उन पर भी ईरान वार कर रहा है। तो ऐसे बीच में अगर कोई अमेरिकी नागरिक, अमेरिका का जर्नलिस्ट ईरान में एंट्री कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, एक बात लगातार चल रही कि कुछ अंदर खाने में बातचीत चल रही है क्या? मुस्तफा खामेनेई, जिनको कहा जा रहा है कि वो अगले सर्वोच्च धार्मिक नेता हो सकते हैं, जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और दूसरा जो वहां की नेशनल डिफेंस काउंसिल है उसके जो मुखिया है लारिजानी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी नेगोशिएशन की उनकी जो बातचीत है, हालांकि उन्होंने अभी अमेरिका को लेकर बड़ा ही आक्रामक बयान दिया था, लेकिन उनकी भी अमेरिका और इजराइल से कतर के जरिए बातचीत का एक चैनल खुला हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लारिजानी वहां के इस समय सर्वोच्च डिफेंस के, रक्षा क्षेत्र के सर्वोच्च लीडरशिप वही हैं। वो 2015 में जब डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, न्यूक्लियर जो ईरान की न्यूक्लियर पावर है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए एक समझौता हुआ था, उसकी भी भूमिका लारिजानी ने ही तैयार की थी। तो अब कहानी ये पता चल रही है कि ईरान अब जिस स्टेज में आ गया है, उसने इस लड़ाई को लंबा करने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 तत्काल अपने सारे जो पूरा डिफेंस सिस्टम बचा खुचा उसको एक्सपोज ना करने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, और बीच के रास्ते की शुरुआत हो गई है CNN के रिपोर्टर की एंट्री से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये शुरुआत हो गई है क्योंकि ये एंट्री देना और सुरक्षा की गारंटी लेना, ये दोनों ये बताता है कि कुछ ना कुछ डील अंदर खाने में हुई है, अदरवाइज ये हो नहीं सकता था कि परमिशन दे दी जाती। अब देखिए, आलम आज की तारीख में यह है कि ईरान में अमेरिका की एम्बेसी तक नहीं है। अमेरिका की एम्बेसी स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करती है, जो ईरान की में होनी जो थी पहले, और उसे वर्चुअल एम्बेसी कहा जाता है। ये ईरान में बर्न से, स्विट्जरलैंड में बर्न से, देखिए इसको कहते भी यूएस वर्चुअल एम्बेसी ईरान, ये ऑपरेट करती है, और यहीं पर वो सारा ईरान से जुड़ा हुआ अलर्ट देते हैं स्विट्जरलैंड की इस एम्बेसी के जरिए। ईरान में अमेरिका की एम्बेसी काम नहीं करती है। अब ये देखिए, एक और अहम बात ये है, ये जो अमेरिका की एम्बेसी है जो ईरान के अंदर हुआ करती थी 1979 में, 79 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो इस एम्बेसी को घेर लिया ईरान के लोगों ने। क्यों घेर लिया? क्योंकि उनको इस बात की तकलीफ हुई कि जिस राजा शाह पहलवी को उन्होंने हटाया उसको अमेरिका ने शरण दे दी। इसके विरोध में उन्होंने एम्बेसी को घेर लिया 1979 में, और आज भी वो एम्बेसी एक मॉन्यूमेंट है उस ईरान की होस्टेज क्राइसिस का। 1979 में घेरने के बाद से इस एम्बेसी को ऐसे ही संग्रहालय बना दिया गया है। यहां से अमेरिका का कोई कामकाज यहां से नहीं होता। अमेरिका की एम्बेसी स्विट्जरलैंड में पहले ही शिफ्ट हो चुकी है। अब एक और बड़ी कहानी यहां आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से, जब 1979 में यह वाकया हुआ था तो यूएस की एम्बेसी को तेहरान में घेर लिया गया था। 444 दिन तक 52 अमेरिकी यहां पर बंधक थे। 444 दिन तक, इतना लंबा, और ये उस प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। और इसके बाद से ही ईरान के अंदर सिर्फ एक ही नारा गूंजता रहा है, डेथ टू अमेरिका। कोई अमेरिकन मूवमेंट नहीं देखा गया। अब देखा जा रहा है जब ये युद्ध अपने चरम पर है। अब एक कहानी और देख लीजिए जो इस पूरी घटनाक्रम को और भी ज्यादा क्लियर करेगी, और वो ये है कि हाल ही में कुछ ईरान के स्तर से स्ट्राइक्स हो रही हैं, और वहां हो रही हैं जहां नहीं होना चाहिए। सबको हैरानी हो रही है। ईरान की स्ट्राइक हो रही है साइप्रस पे, ईरान की स्ट्राइक तुर्की पर हो रही है। वो तुर्की जिसने ईरान का साथ दिया है।
जो हमेशा ईरान की इस मौके पर भी ईरान के हक में बोल रहा है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो ईरान के हक में बोलने वाले चंद नेताओं में से एक हैं। वहां भी अटैक हो गया है। अजरबैजान जो लगातार ईरान का सपोर्ट करता रहा है और इस्लामिक उम्मा के नाम पे भी साथ रहा है, वहां भी ईरान के ड्रोन जाके गिरे हैं। अब सवाल क्या है कि ईरान कह रहा है कि नहीं, तुर्की में हमने मिसाइलें नहीं मारी हैं, ईरान ये कह रहा है। अब तुर्की नाटो का सदस्य है, तो नाटो ने यहां पर उस मिसाइल को मार गिराया। सवाल यह है कि ईरान के भीतर से अगर ईरान ने नहीं मारी हैं तो तुर्की पर अटैक किसने किया? अपने दोस्त पर अटैक कौन करता है? एक मुद्दा आप ये देखिए। इसके बाद अगली कहानी, साइप्रस में भी अटैक हुआ है। साइप्रस में जो अटैक हुआ है वो यूके के बेस पर हुआ है। अब जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो यूके ने खुद कहा कि ये ईरान से नहीं हुआ है। अगर ईरान से नहीं हुआ है तो किसने साइप्रस में यूके के बेस पर अटैक कर दिया? अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूके यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन अभी तक इस लड़ाई में ईरान के खिलाफ खुल करके नहीं आया है। यहां तक कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर के चिंता भी जताई कि कीर स्टारमर जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, मुझे अफसोस है कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो जो ब्रिटेन ईरान के खिलाफ खुल के नहीं आ रहा है, जो ईरान पे वार नहीं कर रहा है, क्यों उसके बेस पर ईरान अटैक करेगा? लेकिन अटैक हुआ है और यहां पर यूके ने बाद में क्लियर कर दिया कि ये अटैक ईरान से नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि क्या ईरान में सिस्टम हाईजैक हो चुका है? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के एक हिस्से को टेक्निकली अपने कंट्रोल में कर चुके हैं और ये जो भी अटैक हो रहे हैं जो ईरान के ही दोस्त देशों पर हो रहे हैं, क्या ये अमेरिका और इजराइल की कोई चाल है जिससे कि चारों ओर से ईरान अलग थलग पड़ जाए, घिर जाए? क्या ईरान सीएनएन के रिपोर्टर को जो एंट्री मिली है वो भी इसीलिए मिली है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, जहां पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। क्या वो अमेरिका और इजराइल की ग्रिप में आ चुका? और ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि जो भी अटैक हुए हैं ईरान पर बड़े पिन पॉइंटेड हुए हैं। मूवमेंट पता था कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई कहां मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ में तमाम सारे इजराइल रेवोल्यूशनरी गार्ड, वहां की बसीज फोर्स और तमाम दुनिया भर की जो ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं और उनके सहयोगी कहां इकट्ठा होंगे। यानी कि अंदर अंदर एक बड़ा नेटवर्क है जो कि इजराइल ने ईरान के भीतर हाईजैक किया हुआ है। और कुर्दों का भी देखिए, ईरान में कुर्द और अजेरी ये दो बड़ी संख्या है। अजेर जो है वो करीब 1,70,80 लाख वहां पर संख्या है और जो कुर्द हैं वो करीब 90 लाख से 95 लाख वहां पर हैं। ये वो आबादी है जिसको कहा जा रहा है कि इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इसके बड़े तबके को, इसकी लीडरशिप को, और इसका इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहानी क्या है? क्या ईरान के भीतर का सिस्टम हाईजैक हुआ है क्या? अब देखिए, ये अजरबैजान वाला भी जो मैंने आपको बताया कि अजरबैजान पर जो अटैक हुआ, ईरान ने उसको भी डिनाई किया। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान ने ये कहा कि हमने ये अटैक नहीं किया है। देखिए, ईरान डिनाइज ड्रोन हिट एयरपोर्ट इन अजरबैजान एक्सक्लेव एज वार बाइडेंस। ईरान इसे भी मना कर रहा है। अजरबैजान पर ईरान क्यों हमला करेगा, ये वाकई हैरानी की बात है। अब इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण खबर ये भी देख लीजिए, ईरान में विदेशी मीडिया वैसे ही नहीं जा सकता है। ईरान में बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहां पर खासतौर पे 2024, 25, 26 में जिस तरह से विरोध हुए हैं, उसके बाद बचा खुचा जो मुट्ठी भर फॉरेन मीडिया थे उसको भी वहां से हटा दिया गया है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपने नाम सुना होगा, जर्नलिस्टों की ऑल वर्ल्ड सबसे क्रेडिबल संस्था है। इसने बाकायदा ये कहा है कि प्रेस फ्रीडम इज अंडर अटैक वर्ल्ड वाइड और आरएफ स्लैम्स इरानियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू साइलेंस फॉरेन मीडिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ये कह दिया है बहुत पहले ही कि ये फॉरेन मीडिया को नहीं रहने दे रहे हैं, उसको निकाल देते हैं, और जो मुश्किल से आता भी है उसकी कोई फ्रीडम नहीं होती कि वहां से रिपोर्ट भी कर सके। ऐसे में ईरान सीएनएन के रिपोर्टर को कैसे आने दे रहा है? यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इसके बाद अगली कहानी देखिए, ये पूरी रिपोर्ट इस पर आई है, ईरान वॉर ऑन जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट।
जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के खिलाफ किस तरह से ईरान अटैक करता है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ईरान नहीं है जो अली खामेनेई के जिंदा रहते तक होता था। उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है। ईरान की फायर पावर भी लगातार कम हो रही है, ईरान अलग थलग पड़ रहा है, उसको सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिल पा रहा है बड़े देशों का जो उसको चाहिए। और बड़ी बात दो हो सकती है, एक तो ये है जो मैंने आशंका जताई कि क्या ईरान के सिस्टम को इजराइल और अमेरिका ने हाईजैक कर लिया है। नंबर 2, क्या ये ईरान की स्ट्रेटजी है कि अभी मामले को नरम किया जाए, थोड़ा सा पैर पीछे खींचे जाएं, अमेरिका को एक बेहतर सिग्नल दिया जाए कि हम रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। सीएनएन के रिपोर्टर की एंट्री वहां पर हो गई है जो पूरी तरह से असंभव थी। और भी बहुत सारी बैक चैनल बातचीत भी चल रही है कि इसको रोका जाए, क्योंकि अब एयर डिफेंस सिस्टम जब किसी देश का खत्म हो जाता है तो उसके पास सिवाय एयर अटैक झेलने की और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो आप ये मान लीजिए जो तस्वीर है सीएनएन के रिपोर्टर की ईरान में एंट्री की, ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। और जो दिख रही है चारों ओर जंग के हालात दिख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इस पूरे युद्ध की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।